हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रातिहार वंश के बारे में। समझ पा रहे हैं? सो गुर्जर प्रातिहार साम्राज्य कौन संस्थापक था, क्या क्या इसके प्रमुख शासक हुए, कौन कौन से पराक्रमी शासक हुए हैं और कैसे पतन हुआ, सारी की सारी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों की हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हम बात मध्यकालीन भारत की कर रहे हैं और भैया मध्यकालीन भारत के पूर्व में, मतलब पूर्व मध्यकाल में हमने चर्चा करी थी कि तीन पक्षों के बीच में 300 सालों तक संघर्ष चलता रहता है और वो वंश हुआ कर रहे थे बंगाल के पाल वंश, गुर्जर प्रातिहार उत्तर पश्चिम के, और साथ में दक्षिण के कौन से, राष्ट्रकूट वंश। तो हमने बंगाल के पाल की सारी चर्चा कर ली भैया। अभी हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रातिहार वंश के बारे में। समझ पा रहे हैं? सो गुर्जर प्रातिहार साम्राज्य कौन संस्थापक था, क्या क्या इसके प्रमुख शासक हुए, कौन कौन से पराक्रमी शासक हुए हैं और कैसे पतन हुआ, सारी की सारी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों की हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी से गुर्जर प्रातिहार वंश के बारे में। राजनीतिक इतिहास की हम बात करें कि राजनीति के रूप में इनका क्या इतिहास रहा है। सो गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख बौक कि जोधपुर अभिलेख में, बौक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने जोधपुर में एक अभिलेख लिखवाया है, उसमें मिलता है किसका नाम, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख। और विद्वानों के अनुसार हूणों के साथ, क्या, हूणों के साथ, हूण जो बाहर, भारत के बाहर से आए थे ना, सो हूणों के साथ भारत में गुर्जर भी आ गए थे। समझ पा रहे हो? हूणों के साथ गुर्जर आए थे और पंजाब से राजपूताना तक ये फैल गए थे, प्रसारित हो गए थे। मतलब ये गुर्जर जो है ये भारतीय लोग नहीं है भैया, ये हूणों के साथ बाहर से ही भारत में आए हैं और पंजाब से राजपूताना तक क्या हो गए, प्रसारित हो गए, फैल गए। उनके पूर्वज जो हैं वो लक्ष्मण, पूर्वज मतलब लक्ष्मण की बात चल रही है। लक्ष्मण ने रामचंद्र के द्वारपाल, कई बार आपने देखा होगा अगर आपने रामायण देखी हो। सो लक्ष्मण जी भैया बहुत ज्यादा मानते थे राम जी को, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सो जब वो वन से वापस आ गए, पहले तो आपके साथ वन में 14 वर्षों के वनवास में साथ में रहे ही, लेकिन जब वो वापस राजा बन गए सो उनके दरबार के बाहर खड़े रहते थे कि भैया को कभी मेरी जरूरत पड़ी या किसी चीज की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं उनके लिए सेवा में हाजिर हो जाऊं। सो इतनी भैया मतलब भ्रात भक्ति बात कर रहे हैं कि मतलब भाई को ये बिल्कुल पिता समान मानते थे और बिल्कुल फुल तैयार। सो उनके द्वारपाल रहते थे, वो बिल्कुल द्वार के पास खड़े ही रहते थे, तो उनको द्वारपाल कहा लक्ष्मण को, है ना। सो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र की द्वारपाल मतलब प्रतिहार होता है, संस्कृत में प्रतिहार कहलाता है कि द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं। सो उन्होंने कार्य किया। इनके वंशज जो लक्ष्मण के वंशज हैं, इसके फलस्वरूप उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। समझ पा रहे हो ना? सो ये लक्ष्मण के वंशी मानते हैं अपने आप को, गुर्जर प्रतिहार इनको कहा जाता है। गुजरानवाला, गुजरगढ़, गुजर खान, गुजरात, ये जो जैसे नाम है भाई साहब, इनके नाम क्या है, उनके अस्तित्व और लोकप्रियता को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। गुजरात नाम गुर्जरों से बड़ा, गुजर, ठीक है, गुजर खान, गुजरगढ़, गुजरानवाला, सो ये सारे गुर्जर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे और इन्हीं के कारण ये नाम पढ़ते चले गए, ये शिफ्ट होते चले गए, प्रसारित होते चले गए और अपनी ख्याति बिखेरते चले गए। सो ये नाम पड़ गए, गुर्जर प्रतिहार। डन। चलिए थोड़ी और आगे बात करें, हम यहाँ पे प्रमुख शासकों की बात करने वाले हैं। सो भी प्रमुख शासकों में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो जो इनके संस्थापक होने वाले हैं, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। प्रथम प्रतापी शासक जो है नागभट्ट प्रथम थे। 730 से 756, 26 सालों का इन्होंने शासन किया हुआ है। मेहर भोज अभी सबसे पराक्रमी शासकों में नाम आता है गुर्जर प्रतिहार के। सो मेहर भोज ने ग्वालियर में एक प्रशस्ति बनवाई थी, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति कहा जाता है भाई साहब। उस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार इस शासक मतलब नागभट्ट प्रथम ने अरबों खरबों की बात नहीं चल रही, अरब के निवासी अरबों को परास्त करके मालवा से गुजरात तक अपनी सीमा का क्या कर दिया था, विस्तार कर दिया था। किस शासक ने? नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। राष्ट्रकूटों के साथ भी भैया उस समय तो चल ही रहा था, शुरू हो ही गया था, है ना, क्योंकि अब जब मतभेद होता है, देखो यार टेरिटरी का मतभेद कब होता है, हमारा चाइना से लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि हमारी अगल बगल में बाउंड्रीज हैं, तो अब वो टेक ओवर की लड़ाई होती है। पाकिस्तान से क्यों होती है भैया,
पीओके को लेके। इसीलिए तो जब भी कभी पुराने राज्यों में क्या है कि आपकी सीमा किसी दूसरे राज्य से लग जाती थी तो वो लड़ाई का विषय बन जाता था, है ना। सो ये सारी चीज, अब राष्ट्रकूट से आपकी सीमा लग गई है तो भैया लड़ाई होनी पक्की है। सो राष्ट्रकूटों के साथ भी नागभट्ट प्रथम का संघर्ष हुआ है। और बाण, ये व्यक्ति विशेष का नाम है, विद्वान का नाम है। तो बाण ने एक बुक लिखी हुई है जिसमें लिखा है हर्षचरित, जिस बुक का नाम है। और चालुक्य शासक हैं, चालुक्य वंश भी हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत का। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही फेमस राजा रहे हैं चालुक्य वंश के। उन्होंने एहोल अभिलेख में नागभट्ट प्रथम का उल्लेख किया हुआ है। समझ पा रहे? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है यहाँ पे नागभट्ट प्रथम। इसके बाद 783 से 795 वत्सराज आ जाते। कौन आ जाते? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहारों का दूसरा प्रतापी शासक हुआ करता था वत्सराज। और वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके क्या किया था? अपनी ख्याति को बढ़ा दिया था राजस्थान के मध्य भाग में तथा उत्तरी भाग और पूर्वी भाग पर उसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने भैया? वत्सराज ने। तो बहुत प्रतापी राजा है, राजस्थान तक फैल गया। अभी तक तो मालवा और गुजरात था, अब ये पूरा राजस्थान भी अपना कब्जे में ले रहे हैं भैया। राष्ट्रकूट शासक एक हुआ है ध्रुव। मैंने कहा था जैसे तारा, ध्रुव तारा, तारों में जो इंपॉर्टेंट होता है ध्रुव तारा, जैसे तालों में नैनीताल है वैसे तारों में ध्रुव तारा है। सो ध्रुव तारा, ध्रुव अपने नाम को जैसे बिखेरता है वैसे ही राष्ट्रकूट शासक ध्रुव हुए हैं। अपनी ख्याति और अपने नाम की तरह वो भी प्रतापी शासक हुए हैं राष्ट्रकूट वंश में। सो ध्रुव ने किसको? उसको बोले तो वत्सराज को पराजित कर दिया था और भागने पर मजबूर कर दिया था। तो इसका बदला अभी मेहर भोज लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ये सारी चीजें याद रखना। यहां पे वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय का शासन आएगा। किसका? नागभट्ट द्वितीय का 795 से 833 का, लगभग 38 सालों का शासन किया है भैया। तो 38 साल कम नहीं होते और बहुत ही पराक्रमी शासक रहेंगे। कौन? नागभट्ट द्वितीय। जैसे प्रथम थे पराक्रमी और प्रतापी शासक, वैसे ही नागभट्ट द्वितीय भी प्रतापी शासक रहेंगे। ग्वालियर प्रशस्ति, ये किसकी है ग्वालियर प्रशस्ति? अब भी बताया था भैया, मेहर भोज की। तो ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र प्रदेश, सिंध समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान वाला, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका, कलिंग मतलब उड़ीसा, वत्सराज, मत्स्य, अरबों का संघर्ष, इन सबको फोड़ा है भैया और जीता है और उन पर क्या कर लिया? अधिकार भी किया हुआ है। सो इनके समय से ही अब गुर्जर प्रतिहार का मान लो कि पूरे संपूर्ण उत्तर भारत में और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्या हो गया है? इनका कब्जा हो गया। 810 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया था। तो राष्ट्रकूट शासक भी मतलब समझदार और शक्तिशाली है यहाँ पे, ठीक है। मालवा और गुजरात पर आक्रमण भी कर दिया था किसने? गोविंद तृतीय ने। और रामभट्ट इस वंश का सर्वाधिक असफल शासक रहा है। किसका? नागभट्ट के बाद रामभट्ट आया। रामभट्ट आएगा कब? 833 से 836, 3 साल। सबसे असफल शासक, व्यर्थ शासक रहा है। इसके बाद अब आएंगे भैया आपके सबसे प्रतापी शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, जिनका नाम है मेहर भोज। और कई बार लोग राजा भोज के नाम से इनको भी जानते हैं, लेकिन ये प्रतिहार वंश के कौन है? शासक हैं और परम प्रतापी शासक है, ठीक है। सो ये मेहर भोज के नाम से वर्णित हैं। और 836 से 879 तक, मतलब 63 ईयर्स इन्होंने शासन किया हुआ है। 63 नहीं, सॉरी 53 साल तक इन्होंने शासन किया हुआ है। तो भैया इसे भोज प्रथम के नाम से भी जाना था। तो भोज द्वितीय तो कौन है? वही राजा भोज, परमार वंश वाले। सो भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहे हैं। उन्होंने अपने पिता रामचंद्र, जो रामचंद्र थे ना, जो सबसे असफल शासक थे, है ना, जो सबसे असफल शासक है और उनका बेटा सबसे सफल शासक है, को मार दिया था। किसने? इनने ही मार दिया था भैया, मेहर भोज ने। सही बात है, अब क्या करेंगे असफलता के कारण। और सत्ता प्राप्त कर ली थी पाल शासक। इनके समय काल में एक तो देवपाल हुए हैं, फिर उसके बाद विग्रहपाल हुए हैं और इसी के बाद राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण द्वितीय हुए हैं। इन सब को भैया मेहर भोज ने फोड़ डाला, परास्त कर दिया था, ठीक है भाई साहब। इसके बाद बात करें, मेहर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज, इसी के लिए तो लड़ाई हो रही थी तीनों पक्षों के बीच में, पाल के बीच में, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में, कन्नौज को लेकर तो लड़ाई हो रही थी। और कन्नौज की राजधानी किसने बना लिया? इनने, मतलब इनका वहां पे क्या हो गया? इनका ही तो कब्जा हो गया ना भाई साहब। तो भैया पंजाब, मालवा, राजपूताना, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, ये सभी के सभी
भोज मतलब मेहर भोज के साम्राज्य के अंतर्गत आ गए थे। ठीक है, भोपाल की आपने बात सुनी होगी, तो भोपाल भी क्या था, मालवा का उस समय क्षेत्र हुआ करता था और इनके अंदर ही था, मेहर भोज के राज्य के अंतर्गत आता था। आपने नाम सुना होगा अगर भोपाल आप आए हैं तो मनु आभान टेकरी, है ना। सो वो मनु आभान टेकरी में इनके एक दरबारी रहते हैं, कौन रहते थे, जिनके नाम से मनु आभान उनका नाम है और मनु आभान के नाम से वो टेकरी मशहूर है। ठीक है, मेहर भोज के दरबार में वो रहा करते थे। तो भैया अरब यात्री सुलेमान जो हैं इस समय यात्रा पे थे और उनके अनुसार वह अत्यधिक सेना शक्ति वाला, सेना बहुत बड़ी और विशाल हुआ करती थी, अरबों का दुश्मन। अरब लोग तो भैया चढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है जब फोड़ा है तो। सो अरबों का दुश्मन, अभिलेखों में उसे आदि वराह की उपाधि भी प्रदान की गई है। किसको? मेहर भोज को। आदि वराह मतलब वराह का अवतार देखा है ना, वैसे ही पराक्रम। चलिए, महेंद्रपाल प्रथम इसके बाद आएंगे। 890 से 910 मतलब 20 सालों का शासन रहेगा। महेंद्रपाल एक प्रतापी शासक थे जिसका साम्राज्य हिमालय से लेके विंध्याचल तक, मतलब वही उत्तर भारत का पूरा और पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट तक, बंगाल की खाड़ी से कहां तक, अरब सागर तक फैला हुआ था। और महेंद्रपाल प्रथम का जो संरक्षक विद्वान है वो राजशेखर है। भैया राजशेखर बहुत ही प्रसिद्ध विद्वानों की श्रेणी में आता है और एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है कर्पूर मंजरी। क्या लिखा है? कर्पूर मंजरी। ये नाटक है जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। बल रामायण, कई बार बाल रामायण, काव्य मीमांसा, बाल भारत, प्रचंड पांडव, विद्यसाल भंजिका, हर विलास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवन कोश, ये सारी की सारी रचनाएं किसने करी हुई? राजशेखर ने। और राजशेखर किसका दरबारी विद्वान हुआ कर रहा था? महेंद्रपाल प्रथम का। ये भी कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सही है कि नहीं। चलिए, इसके बाद महेंद्र के बाद आएंगे महिपाल प्रथम। 912 से 944 ईस्वी तक इनका शासन है। अच्छा खासा शासन इनने करा है। अंतिम शक्तिशाली शासक कहलाते हैं कौन? महिपाल प्रथम। इसके बाद तो फिर भैया पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रभावशाली भी बहुत थे। इस काल में इन्होंने कन्नौज पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, किए नहीं है, हुए हैं, क्योंकि राजधानी इनकी थी। तो कन्नौज पे बंगाल के लोग भी, बंगाल के पाल भी और राष्ट्रकूट वाले भी अटैक कर रहे हैं। सो 915 में और 918 मतलब 15 से 18 तक राष्ट्रकूट शासक कौन थे? इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया हुआ है। इसके बाद खूब लूटपाट करी। गुर्जरों की मदद के लिए राष्ट्रकूट वंश के शासक आगे आए। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रकूट वंश वाले तो अटैक कर रहे थे लेकिन पाल वंश वाले आगे आए होंगे। ठीक है, और इसी के कारण क्या है, धीरे 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 विघटन होना चालू हो जाता है। किसका? प्रतिहार वंशों का कब्जा छूटना चालू हो जाता है। और बस भैया इस परिस्थिति में दोआब, बनारस और ग्वालियर, इसके अलावा एक दो जगह और हैं, ये रहती हैं। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पतन है वो महिपाल की मृत्यु के साथ ही होना स्टार्ट हो जाता है। ग्वालियर तक थोड़ा बहुत जो इनका शासन था वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। और फाइनली क्या है, साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाएगा महिपाल प्रथम की मृत्यु के साथ ही। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय आएंगे, महेंद्रपाल के बाद देवपाल द्वितीय आएंगे और विनायकपाल द्वितीय आएंगे, विजयपाल भी आएंगे। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये शासक जो उत्तराधिकारी हैं, ये बिल्कुल अयोग्य हैं। सो अयोग्य शासकों ने क्या कर दिया, गुर्जर राजवंश को संभाला। और ऐसा तो संभाल पाएंगे नहीं क्योंकि अयोग्य है, तो संभाल नहीं पाएंगे। सो इस बहुत कठिन परिस्थिति में लोग लाभ भी उठाएंगे। और लाभ उठाया किसने? राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। और फिर उस समय के और जो राजपूत छोटे छोटे शासक हुआ कर रहे थे, छोटे वंश हुआ कर रहे थे, जैसे चालुक्य हो गए, चंदेल हो गए, कलचुरी हो गए, परमार हो गए, गोयल हो गए, गढ़वाल वाले और चौहान, इन सब ने क्या है, खुद को अपने आप से स्वतंत्र कर लिया। और अब छोटे छोटे राज्य और उदय में आएंगे अलग अलग। तभी तो चौहान वंश का नाम सुनेंगे ना, पृथ्वीराज चौहान का, जयचंद का, गढ़वाल वंश का, सोलंकी में भीम प्रथम आ जाएंगे, चंदेल वंश में आपने नाम सुना होगा, एक से एक शासकों का, विद्याधरों का, मुंज का। ठीक है, सो सारे के सारे शासक अब परमार में राजा भोज का, ये सब पहले इनके अंडर ही आते थे गुर्जर प्रतिहार के, लेकिन अब ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते और खुद के छोटे छोटे राज्य बनना चालू हो जाएंगे। समझ पा रहे? तो तभी तो हुआ। अगर अयोग्य ना होते तो वो सबको अपने अंदर ही, अपने राज्य के अधीन ही रहने देते, लेकिन वो नहीं थे योग्य। इसके कारण क्या हो जाएगा, अब खात्मा हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का। महिपाल वंश के बाद यहाँ पे महिपाल प्रथम के बाद गुर्जर वंश के राजपाल जो शासक थे, उनका जो शासन काल है 1018 ईस्वी में कन्नौज पर किसने? महमूद गजनी ने।
देखो भैया, ये जो राज्यपाल हुआ कर रहे थे गुर्जर वंश के, इनका नाम राजपाल है, कई जगहों पर राज्यपाल भी मिलता है, ठीक है। सो राज्यपाल जब शासक कन्नौज का हुआ करता था, सो आपने नाम सुना है ना, वो गजनबी ने 17 आक्रमण करे भारत पे, तो उसमें से एक आक्रमण 1018 में गजनी ने कहां करा था? कन्नौज पे करा था। अब राज्यपाल ऐसे गुर्जर शासक थे जो भाग गए बिना लड़े भाई, बिना मुंह दिखाए भाग लिए। तो भैया गजनी ने आई, खूब लूटपाट करी, बबर लूटपाट करी, कन्नौज में मारकाट करी, सब कुछ करा, ये अपनी जान बचा के भाग गए। ऐसा शासक था भाई कौन? राजपाल। उसी समय चंदेलों में उस समय के सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ कर रहे थे विद्याधर। तो विद्याधर उस समय बहुत शक्तिशाली शासक था, तो उसने फिर क्या करा, उसने राज्यपाल को बुलवाया, पकड़ा, ढूंढवाया कहाँ है भाई, और मार डाला कि साले तुम कैसे शासक हो भाई, कैसे शासक हो तुम? अपनी प्रजा को छोड़ के खुद भाग गए अपनी रक्षा करने के लिए, ऐसे शासक बनोगे तुम? तो बेइज्जती करके मारा अलग। तो सब लोग भैया, अब यार गजनी ने जो डर फैला दिया था किसका, कि भैया हमारा इतना डर है कि राजा भी भाग रहा है हमारे नाम से, तो गजनी की बेइज्जती हो गई। क्यों? क्योंकि जो डर रहा था उसको तो खुद ही मार दिया लोगों ने मतलब शासकों ने। तो अब गजनी को फिर आना पड़ेगा। तो फिर लड़ाई विद्याधर से होती, जो चंदेलों में अच्छे खासे प्रतापी शासक हुए हैं भैया, ठीक है। सो भैया उनसे लड़ाई होती है, लेकिन वो जीत पाते नहीं है और संधि के साथ जाना पड़ता है गजनी को, सो बेइज्जती अलग हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। चलो देखो, गंडदेव का नाम मिल जाएगा, चंदेल शासक गंडदेव, है ना। गंडदेव के ही समकक्ष विद्याधर हैं, कई जगह पे विद्याधर और गंडदेव एक ही माना जाता है, कई जगहों पे उनका पुत्र विद्याधर माना जाता है गंडदेव का, लेकिन ये पराक्रमी शासक रहे, ठीक है। चलिए, राजपाल के बाद त्रिलोचन पाल अब शासक बनेगा कन्नौज पे, जब उसको मार दे तो त्रिलोचन पाल बन गया, है ना। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन बनेगा उसके बाद? यशपाल। त्रिलोचन पाल के बाद यशपाल अंतिम शासक और खत्म। यहां अब कन्नौज पे आक्रमण करके किसने अपना अधिकार कर लिया? गहड़ वालों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करके शासन किसका एस्टैब्लिश कर लिया? गहड़वाल वंश का। जयचंद का नाम सुना है ना, अभी पृथ्वीराज और जयचंद की लड़ाई हुई है ना, मूवी भी आई हुई है कुछ समय पहले। सो भैया वो जयचंद गहड़वाल वंश के ही थे, तो ये यहाँ पे कन्नौज में उभर के आ गए। हम पढ़ेंगे कि गहड़वाल वंश में कौन कौन शासक हुए, क्या क्या है, डोंट वरी, आपको यही प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सो 1080 में कन्नौज पर अधिकार किसने कर लिया? गहड़वाल वंश के लोगों ने कर लिया भाई साहब, और गुर्जर प्रतिहार वंश का खात्मा कर दिया। तो इसी के साथ खत्म हो जाएंगे कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग, या गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त। अब इसकी महत्ता देख लेते हैं कि भाई आखिर गुर्जर प्रतिहार वंश 700 से चल के 1080 में खत्म हो रहा है, 750 से मान लो, तो लगभग इन्होंने 350 सालों का जो शासन किया है उसकी क्या महत्ता रही, क्या क्या असर आया। इसमें हम बात करें उत्तर भारत में सारे साम्राज्यों को एक सूत्र में बांधने का काम किसने कर दिया? गुर्जर प्रतिहारों ने करा। साम्राज्य के रूप में राजनीतिक एकता इन्होंने स्थापित करी, उस समय कोशिश करी कि पूरा साम्राज्य बन के रहे, सब साथ में रह पाए या अपने अधीन रह पाए। अरबी आतंकियों या जो आतंकवादी हैं, आक्रमणकारी हैं, उन्होंने सिंध पर आते थे, लेकिन सिंध के पहले ही रोकने का काम भी किसने करा? गुर्जर प्रतिहार। जब तक ये रहे भैया, देखो आपस में खूब लड़ रहे हैं, कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई आक्रमणकारी आता था तो मिलके फोड़ते थे। गजनी के बाद से यही हुआ है, ठीक है। या सिंध में जब उसका शासन हो गया था, मतलब मोहम्मद कासिम जीत गया था, उसके बाद से 300 सालों तक कोई नहीं आ पाया, गजनी आया उसके बाद, जब ये प्रतापी शासक लोग खत्म हो गए, ठीक है। नहीं तो 300 सालों तक कोई बाहर का आक्रमणकारी आता था, ये मिलके फोड़ते थे, तो ये अच्छाई थी। तो कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं आ पाया, है ना। सो आने से रोकने का श्रेष्ठतम कार्य भी किसने करा है? गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने ही करा हुआ है। चलिए, प्रतिहार महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे, जो भी राजा थे महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर लेते थे। इनके अंतर्गत भुक्ति, मंडल, विषय, प्रशासनिक इनकी इकाइयां हुआ करती थी। जैसे केंद्र हो गया, केंद्र के बाद राज्य हो गया, राज्य के बाद क्या हो जाएंगे? जिले हो जाएंगे, या जोन्स हो जाते हैं, हमारे यहाँ संभाग होते हैं, संभाग के बाद जिले होते हैं, जिले के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम। सो जो प्रशासनिक इकाई थी इनकी कैसी थी? भुक्ति थी, मंडल और विषय में इनकी बटी हुई थी। और इसके वाला अधिकारी वाले तो दंडपासिक वो अधिकारी था जो न्याय विभाग संभालता था। महाप्रतिहार, दंड नायक, बलाधिकृत, ये प्रतिहारों के प्रमुख पदाधिकारी हुआ कर रहे थे। और विद्वानों की बात करें तो राजशेखर महाकवि हुए हैं, वो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबारी कवि रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी कृतियां, कौन कौन सी? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और बाल महाभारत, ठीक है। साथ ही साथ और कौन से बहुत सारी रचनाएं करी हुई हैं। तो भाई साहब इन रचनाओं के अलावा चंड कौशिक भी एक विद्वान रहे हैं, जिन्होंने सोमेश्वर विद्वान हैं, जिन्होंने रचना करी हुई है चंड
कौशिक की, वो भी इसी काल में इनके समक्ष गुर्जर प्रतिहारों के विद्वानों की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है भाई साहब। इसके बाद हम बात करें ब्राह्मण धर्म, यहां पे फॉलो किया जा रहा था किसके द्वारा? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। ब्राह्मण धर्म का सबसे ज्यादा विकास इन्होंने किया। वैष्णव धर्म के सर्वाधिक प्रचलन। ब्राह्मण धर्म में भी दो मत हो जाते हैं, एक तो शैव और एक वैष्णव। सो वैष्णव मतावलंबी हुआ कर रहे थे कौन? गुर्जर प्रतिहार वाले, यानी विष्णु जी को पूजने वाले। शिव जी, गणेश जी, सूर्य, शक्ति, इन सब की भी इस काल में पूजा बाकी लोगों के द्वारा की जा रही थी। ठीक है। पश्चिमी भारत में और राजपूताना में जैन धर्म का भी पर्याप्त प्रचलन चल रहा था। ऐसे बात कहा जाता है कि जो मेहर भोज थे, मेहर भोज भी जैन धर्म को मानने वाले शासक हैं। कई जगहों पर वैष्णव धर्म भी बोलते हैं, लेकिन हाँ, अब यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की बातें भी आ जाती हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश। और सारी जानकारी हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की यहाँ कलेक्ट कर ली। अगर कुछ भी लगता है आपको कि नहीं समझ आया या कुछ और ऐड करना चाहिए था, तो जरूर कमेंट करिए, ताकि हम आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।